हेलो फ्रेंड्स। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दो तरीके होते हैं स्कोर निकालने के, जो मैंने यहाँ पे एक्सेल की फाइल में दिया भी है। कि एक तो सिंपल हम निकाल सकते हैं अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट से, और एक दूसरा तरीका भी है जिसका मैंने कहा था मैं बाद में आपको बताता हूँ। आइए आज उस तरीके की बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के अंदर कि कैटेगोरिकल वेरिएबल होना चाहिए हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी कैटेगरी है कुछ यहाँ पर 1 और 2 है। फाइल क्योंकि ये वही है तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ इस पार्ट को। फिशर पे एक बारी हम क्लिक करते हैं। ये पिछले बाकी मैं बॉक्स एम और ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। और सेव के अंदर प्रिडिक्टेड और डिस्क्रिमिनेंट स्कोर इन दोनों को सेव कर लेते हैं। क्लासीफाई के अंदर कुछ भी नहीं, ये भी नहीं चाहिए, समरी टेबल वगैरह। ओके, तो अब हम यहाँ आते हैं कि बेसिकली ये मैंने आपको बताया था कि ये रिग्रेशन जैसा ही है। यहाँ पे हमारे पास ये स्कोर आते हैं, कैनोनिकल स्कोर जिससे रिग्रेशन इक्वेशन लिखी जाती है, और स्टैंडर्डाइज स्कोर और स्ट्रक्चर मैट्रिक्स ये हमें बताते हैं इम्पोर्टेंस। तो देखा तो ये जाता है अगर इसका स्कोर और ऊपर जो विल्क्स लैम्डा में आता है, विल्क्स लैम्डा जो हमने ऊपर निकाला था यहाँ पे, ओके जिस पे मैंने टिक नहीं किया है दोबारा टिक कर लेते हैं। यूनिवेरिएट अनोवा, यूनिवेरिएट अनोवा के करने से यहाँ पे विल्क्स लैम्डा है, इससे पता लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो सबसे छोटा है। सबसे इम्पोर्टेंट है एज, फॉलोड बाय मेरिट, और 3 पे है इनकम। और अगर हम एज, मेरिट और इनकम, और अगर हम यहाँ देखते हैं स्टैंडर्डाइज में तो यहाँ आता है एज, इनकम तीसरे प्लेस पे चला गया, यानी दोनों के अंदर नहीं हुआ टैली। अगर इन दोनों के अंदर हमारा सेम नहीं आते हैं इम्पोर्टेंस, तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर मैट्रिक्स को, क्योंकि ये हमारा मल्टीकोलिनिटी से इफेक्ट नहीं होता है। तो देखिए एज, फिर आया हमारा मैरिटल स्टेटस, फिर आया नंबर 3 पे इनकम। तो ये तो हमें स्ट्रक्चर मैट्रिक्स से तब यूज करना है अगर इसका और विल्क्स लैम्डा का आउटपुट सेम ना आए, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस सेम ना आए। अब फाइनली ये आता है कि जब हमने ये निकाल दिए और डिस्क्रिमिनेंट में हमने कहा कि सेव कर दें, अच्छा 2 बार सेव हो गया शायद, ये हमारा स्कोर आ गया। ये स्कोर कहाँ से आता है और ये प्रिडिक्शन कैसे आता है, इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने सिर्फ एक हिंट दिया था मैंने कि इसको ऐसे कर सकते हैं। और ये जो हमारा निकालना है स्कोर, ये हर पर्सन ये एक में जाएगा या दूसरे ग्रुप में जाएगा, ये तो एक्चुअल था, और ये हमारा निकाला हुआ है जो हमने। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका इसका होता है, इससे निकाल सकते हैं फंक्शन और इक्वेशन से, और दूसरा तरीका है हमारा ये क्लासिफिकेशन फंक्शन कोफिशिएंट। तो पहले तो आपको ये बताऊं मैं कि ये टेबल सिर्फ तब आती है जब हमने स्टैटिस्टिक्स में फिशर पे टिक किया हो, ठीक है। जैसे अगर मैं इस फिशर पे टिक नहीं करूं, देख लें एक बार इस चीज़ को, तो अब हमारे पास वो टेबल अवेलेबल नहीं है। वो टेबल सिर्फ तब आएगी जब आप फिशर पे टिक करेंगे। और फिशर किस लिए होता है? फिशर होता है हमारा स्टैंडर्डाइज वैल्यूज निकालने के लिए। देखिए बीटा का क्या कंसेप्ट है रिग्रेशन में, वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सब अलग अलग यूनिट्स के ऊपर है, तो उनको कंपेयर कैसे करें हम। तो एक तरीका ये होता है कि उन सबके हम जेड स्कोर निकाल देते हैं और सारे वैल्यू -3 से 3 के बीच आ जाती हैं। तब जो वैल्यू आती है उनके हम कोफिशिएंट्स को, रिग्रेशन कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो जब आप वैल्यूज़ को जेड स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर जो रिग्रेशन रन करते हैं, तब जो रिग्रेशन कोफिशिएंट आता है उसको हम बोलते हैं बीटा, स्टैंडर्डाइज बीटा। ये मैंने रिग्रेशन की प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम बात करते हैं कि ये स्कोर कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये डाटा तो मेरे पास एक्सेल में है, यहाँ पे मैं आउटपुट में से एक तो इसको ले लेता हूँ स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट को, राइट। एक तरीका तो इससे हम निकाल सकते हैं कि हर पर्सन ग्रुप 1 में जाएगा या 2 में जाएगा। और दूसरा तरीका हमारे पास था वो इक्वेशन जिससे हम लिखते थे, वो ये वाला है। कहाँ गया हमारा, अच्छा इसमें उस पर टिक रह गया। ओके, स्टैटिस्टिक्स अनस्टैंडर्डाइज पे भी टिक होना चाहिए। तो हमारा ये आ गई वैल्यू, एक ये वैल्यू है। तो ये 2 वैल्यू हैं जिनसे हम दोनों में से किसी को भी यूज़ करके कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी मेथड है, ये थोड़ा लेंदी मेथड है, पर हम दोनों ही देख लेते हैं।
आइए सबसे पहले तो मैं स्कोर निकालता हूँ, बिल्कुल रिग्रेशन की तरह कांस्टेंट प्लस, अब इसको कैसे लिखते थे, रिग्रेशन इक्वेशन लिखें 246 इंटू एज, सो दिस वैल्यू इंटू एज प्लस इनकम इंटू ये इनकम की वैल्यू प्लस थर्ड इज मैरिटल स्टेटस, मेरिट के कितने ईयर्स हैं इंटू मेरिट। ये हो गया हमारा स्कोर। तो एक बार इसको पहले कंपेयर कर लें कि क्या हमारा ये स्कोर वही स्कोर आ रहा है जो इसने निकाला। ओके, इतनी बार हो गया ये कॉपी। 248 -58 तो कहीं पे भी नहीं है, 003। ओके, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया। 13 ओके, गड़बड़ क्या हो गया कि थर्ड के अंदर इसमें डॉलर नहीं लगा। ओके, अब चेक करें 222.43 -2.6, ठीक है। ये तो स्कोर हमारा बिल्कुल ऐसे ही कि जो रिग्रेशन में जैसे हम लिखते थे ना, अगर आप ध्यान दे पाएँ, ये जैसे रिग्रेशन का YC है, Y है, तो ये रिग्रेशन का YC हो जाएगा। और इन दोनों का जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता था एक्चुअल का, रिग्रेशन में तो इसको कैपिटल R बोलते थे, और यहाँ पे इसका नाम होता है कैनोनिकल कोफिशिएंट। देख लें कहीं दिया होगा आउटपुट में एक जगह, ये रहा कैनोनिकल कोरिलेशन 0.825। ये हमेशा होता है Y और YC का। साइन से बिल्कुल परेशान ना हो, ये 1-2 की बात है खाली। तो अब इससे हम ये कैसे पता लगाएं, स्कोर तो आ गया हमारे पास, ये कैसे पता लगाएं कि ये ग्रुप 1 में जाएगा 2 में जाएगा। तो आउटपुट में देखिए एक और भी चीज़ गिवन होगी यहाँ पे, ये गिवन है ग्रुप सेंट्रॉइड। ग्रुप सेंट्रॉइड का मतलब है, इसको यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, अगर कोई 1.37 से छोटा है तो लो रिस्क में जाएगा, -1.37 से लेफ्ट साइड पे है तो हाई रिस्क में जाएगा, सॉरी 1.37 से बड़ा है तो लो रिस्क में जाएगा। इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, 0। इसका मतलब बेसिकली जो 0 से बड़ा है वो लो रिस्क की तरफ है, लेकिन 1.37 से बड़ा तो बिल्कुल ही हम श्योर है कि वो बिल्कुल लो रिस्क है। जो 0 से छोटा है वो हाई रिस्क है, लेकिन कोई ऐसे भी केस हैं जहाँ उल्टा केस आया था, लेकिन जो -1.37 से छोटा है वो तो पक्का हम श्योर है हाई रिस्क में ही जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का एवरेज जो होगा वो 0 है। दोनों का जो भी एवरेज आए उस पर काम करना है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करें, प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट ग्रुप। प्रिडिक्ट कैसे करें, इक्वल टू इफ अगर ये वैल्यू हमारी जितना छोटा होगा हाई रिस्क में जाएगा ना, और हाई रिस्क का कोड हमने शायद यहाँ 2 लिया हुआ था, तो यहाँ देख लेते हैं एक बारी, लो रिस्क का 1 है, हाई रिस्क का 2 है, ठीक है। तो अब इस पर हम एक इफ फंक्शन लगाते हैं, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 0, जितना ये 0 से छोटा होगा इसका मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब हाई रिस्क है, तो यहाँ कोड हो 2 वरना कोड हो 1। दोबारा देख लें इसको, जैसे 2.48 ये किस में है, अगर हम यहाँ लिखें 2.48 इससे बड़ा है तो ये तो पक्का लो रिस्क है, तो इसकी कोडिंग 1 आनी चाहिए, तो इसकी कोडिंग 1 है और इनकी कोडिंग 2। अब आप एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे कितने केस ऐसे हैं, ये तो था एक्चुअल वाला और ये है हमारा प्रेडिक्टेड का, तो देखें ये क्या ये इसके इक्वल है, ट्रू, हाँ जी इक्वल है। कितने ऐसे हैं जो ट्रू हैं, तो इन सब में एक फॉल्स है, यानी एक्चुअल वाला 2 था, लेकिन मेरे अनुसार, हमारे मॉडल के अनुसार वो 1 आना चाहिए, और यही चीज़ हम देखते हैं क्लासिफिकेशन टेबल में। तो अगर हम लास्ट में सेव को पहले हटा दें, क्लासिफिकेशन टेबल पे हम जाते हैं, समरी टेबल पे, तो ये समरी टेबल इसी से बनती है। देखिए ये जो है ना, लो रिस्क के 9 है, तो यहाँ पे 1 काउंट करें, इसके 9 है, और हाई रिस्क के भी 9 है, ये भी 9 है। हमने जो प्रिडिक्ट किया लो रिस्क के, यानी 1 कितने हैं इसमें, तो 1 इससे देख लें हम, कंडीशनल इज इक्वल टू 1, तो 3 2 5 6 7 8 9 10 है हमारे जो हमने 1 पे प्रिडिक्ट किए हैं। इनमें से एक देखिए ये गड़बड़ है, ये एक्चुअल में 2 था, एक्चुअल में ये हाई रिस्क था, लेकिन हमारे अनुसार ये लो रिस्क होना चाहिए, ये हो गया। और बाकी ऐसे केस हैं, इसमें देखो सारे के सारे सही हैं, इसमें 0 है, यानी जो एक्चुअल में हाई रिस्क था वो हमने भी हाई रिस्क किया। ये टेबल कहाँ से बनती है, ये टेबल इसी से बनती है कि प्रिडिक्टेड स्कोर से हम बनाते हैं टेबल। अब इसी स्कोर को और या इस वैल्यू को निकालने का एक और भी तरीका है, तो स्कोर का नहीं, ग्रुप की मेंबरशिप निकालने का वो तरीका है ये क्लासिफिकेशन वाला। इसको करके देखें, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम 2 वैल्यू निकालते हैं, एक लो की और एक वैल्यू निकालते हैं हाई की।
लो की कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसमें किया था, दिस प्लस एज इंटू ये एज, सेकंड है इनकम, F4 का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इनकम प्लस, और ये थर्ड है मेरिट स्टेटस, F4 इंटू मेरिटल स्टेटस, राइट। और हाई के अंदर बिल्कुल सेम, एक मिनट में चेक कर लूँ ये, हाँ ठीक है यही किया। हाई के अंदर कांस्टेंट प्लस एज इंटू एज प्लस इनकम इंटू ये इनकम का प्लस मेटल स्टेटस, F4 इंटू मेटल स्टेटस, राइट। दोनों को ये तरीका सिर्फ ये बोलता है किस में ग्रुप किस में जाएगा, जिसमें बड़ा है वो जाएगा। इसका मतलब इनको कंपेयर करें, अगर ये नंबर इससे बड़ा है, इफ रह गया लिखना, इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, तो जो बड़ा है तो ये लो जाएगा, लो का मतलब 1 और वरना 2। देखो इससे क्या मतलब निकला, किसी भी चीज को हम कंपेयर करके देखें, इसको करें कंपेयर, दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है तो ये हाई में जाएगा। इसमें देखें दोनों में से कौन बड़ा है, 36 बड़ा है तो ये हाई में जाएगा, 2 आएगा। तो अब हम देखें, एक तो मैंने इस तरीके से प्रिडिक्ट किया था, एक मैंने इस तरीके से प्रिडिक्ट किया है, इज इक्वल टू दिस नंबर इक्वल टू दिस, क्या ये दोनों ठीक है, तो सब ट्रू आने चाहिए, राइट। तो ये दो तरीके हैं प्रिडिक्शन के, या तो हम इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं लो हाई में, दोनों में वैल्यू पुट करें और जिसमें बड़ा आएगा वो माना जाएगा ग्रुप, या फिर ये वाला तरीका ठीक है, स्कोर इसी से निकलता है। अब स्कोर के अंदर एक और चीज़ हम करके देखते हैं कि इस स्कोर को, एक मिनट यहाँ पे लो टू हाई कर देता हूँ, स्मॉलेस्ट। अब ये देखिए यहाँ पे इसका कहना है कि 1.37 से जो भी ऊपर के हैं, 1.37 से ये है ना बाई सी, ये सारे के सारे हमने हाई रिस्क में प्रिडिक्ट किए हैं, और 1.37 पॉजिटिव जो है इससे बड़े, ये देखो ये सारे के सारे लो रिस्क में प्रिडिक्ट किए हैं। तो बीच का जो है स्कोर 1.37 और इन दोनों के बीच का, ये हमारा जोन ऑफ कंफ्यूजन है, जिसमें हमारे अनुसार तो हम तो बहुत क्लियर है, जहाँ 0 है, 0 से छोटा 2 और 0 से बड़ा 1, हम तो बहुत ही क्लियर है। लेकिन इस केस में जब हमने कंपेयर किया, इसमें थोड़ा सा एक इशू आया। इशू क्या आया, 1.7 ये वाला देखिए, क्या इशू क्या आया, ये इसको कैसे बताएंगे 2 को, ये हमारे एक्चुअल में 2 है, हमारे अनुसार तो 1 होना चाहिए था, ये एक गड़बड़ है ऊपर, ठीक है, ये इसको बोलते हैं जोन ऑफ कंफ्यूजन। तो कई बार एक हम ये भी देखते हैं दोनों का थ्रेशोल्ड कौन सा है, इन दोनों का जो एवरेज आता है वो थ्रेशोल्ड होता है, जिससे पता लगता है प्रिडिक्शन अप साइड जाएगी या लोअर साइड जाएगी। तो ये था कि स्कोर निकालते कैसे हैं और प्रिडिक्शन कैसे करते हैं ग्रुप के लिए। इसमें एक और चीज़ है, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर मेरे पास मैं 1 मिनट के लिए एक लाइन बना देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है -1.37, ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बनाने की कोशिश की थी। यहाँ है बीच में 0, फिर यहाँ पे है पॉजिटिव का 1.37 और ये आगे चल रहा है, कुछ ओके गड़बड़ हो गया, उसमें ये लेता नहीं है, इससे ले लेगा, दिस -1.37 कंटिन्यू, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव का 1.37 और कंटिन्यू। अच्छा एक बार ये देखिए, जब मेरे पास सिर्फ 2 ग्रुप है लो और हाई, तो 4 जोन बने, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। 4 कैसे बने, अगर 1.37 से बड़ा स्कोर है, बड़ा मतलब ज़्यादा नेगेटिव है, तो पक्का हम श्योर हैं बिल्कुल ही हाई रिस्क आएगा। अगर 1.37 से बड़ा है पॉजिटिव साइड में, तो ये लो रिस्क आएगा। इस जोन में हमारे अनुसार तो लो रिस्क आएगा, लेकिन हमें 1-2 केस उल्टे भी मिले हैं। इस जोन में हमारे अनुसार तो हाई रिस्क है, लेकिन 1-2 केस उल्टे भी मिले हैं, ठीक है। जब हमारे पास 2 ग्रुप थे तो ये बन गए 4 केस। अगर ये 3 होते तो कितने केस बनते हमारे, अगर 3 कैटेगरी होती 1 2 3, तो हम प्रिडिक्ट कैसे करते 1 2 3। इसका मतलब अगर एक्चुअल में 1 था और हमने भी 1 प्रिडिक्ट किया, एक्चुअल में 2 था हमने 2 किया, यानी ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल पे तो वैल्यू आती है सारी सारी ठीक,
और ऑफ डायगोनल जितनी वैल्यू हैं वो सारे के सारे एरर आ जाएंगे। अगर एक्चुअल 1 था, मैंने 2 किया या 3 किया, डजेंट मैटर, एरर है। 2 था तो कोई भी, 3 पे 1 या 2 प्रिडिक्ट किया, ये मेरे होते हैं प्रिडिक्टेड। देखिए ये यहाँ पे गिवन होता है प्रिडिक्टेड, और ये होते हैं एक्चुअल। इसका मतलब ये हुआ एलडीए की जो पावर है वो सिर्फ तभी काम करती है जितनी कैटेगरी कम हो, यानी 2 कैटेगरी। जितनी ज़्यादा कैटेगरी होंगी, अगर आप 3 कैटेगरी लेंगे, 4 कैटेगरी लेंगे, तो क्या होगा, एलडीए की पावर बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। और ये जो यहाँ नीचे लिखा होता है ना 94%, ये आपका आ जाएगा 20% एक्सप्लेंट, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा। तो कई स्कॉलर्स क्या करते हैं कि फाइनल डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल लेते हैं 5 पॉइंट, हाउ हैप्पी यू आर, वेरी हैप्पी टू वेरी अनहैप्पी, 5 कैटेगरी। उस केस में एलडीए की पावर बहुत कम हो जाएगी। फिर क्या करना चाहिए हमें, उस केस में या तो आप रिकॉर्ड करके डिफरेंट वेरिएबल में 2 कैटेगरी बना लें या 3 बना लें। कैटेगरी आपको कम करनी पड़ेगी, जितनी कैटेगरी ज़्यादा होगी उतनी इसकी पावर कम होती जाएगी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी के जो इसके ऑप्शन थे, सिलेक्ट वाला ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, या बाकी के भी सारे डिस्कस हो चुके हैं, ये कब लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी का एक और था। प्रोबेबिलिटी के केस में अभी मेरे पास है 50-50 है। अब मान लीजिए मैं एक ऐसे एरिया में जाता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ लेट्स से एनवायरमेंटल के ऊपर, कुछ प्रोडक्ट हैं या ग्रीन मार्केटिंग के हैं। तो इन रियल लाइफ मैंने पूछा कि आप ग्रीन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और 20% ने यस कहा, 80 ने नो कहा। इस सैंपल को अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूं तो क्या लगता है आपको, अगर मैं और 100 लोग लूंगा तो उसमें से 50-50 करेंगे यस नो, या 20-80 ही होने की उम्मीद है। अगर आपको लगे कि जो हमारा सैंपल है, रैंडम सैंपल लिया है और हमने काफ़ी मेहनत की है सैंपल के सिलेक्शन पे, और आपको लगता है बिल्कुल अनबायस्ड है, तब 50-50 लेना कोई सही नहीं है मैथमेटिकली। तब आपको लेना चाहिए जो आपका सैंपल आया वही पॉपुलेशन में आएगा। इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए कि क्लासीफाई में कंप्यूट फ्रॉम ग्रुप साइज कर दें। ग्रुप साइज करने से जो एक्चुअल है वो आपका निकल कर आएगा, और आपका ये जो प्रिडिक्शन वगैरह है ये और बेहतर हो जाएंगे। ये तब करें, अगर ये इस केस में तो खैर इक्वल ही है, तो आप यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, मतलब यहाँ का मतलब कि इसको कर दूंगा तो भी सेम आएगा, क्योंकि एक्चुअल में ही 50-50 है। ऑल ग्रुप्स इक्वल, ये भी 50-50 है, क्योंकि 2 ही कैटेगरी हैं। प्रोबेबिलिटी समझ गए, अगर 2 ग्रुप हैं एट रैंडम कौन लो में जाएगा, 50% चांसेस हैं। अगर ये कम ज़्यादा होते हैं तो आप अपने सैंपल के अनुसार प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंप्यूट फ्रॉम ग्रुप साइज। ये हमारा एक और जो पॉइंट रह गया था, इससे रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द ग्रुप मेंबरशिप, और ये यहाँ पर भी दी होगी ग्रुप मेंबरशिप और डिस्क्रिमिनेंट स्कोर। आई होप दैट वाज यूजफुल। थैंक यू।